चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी पेप्टाइजेशन की, बात करी थी वेडिगार मेथड की, बात करी थी, हमने प्रिपरेशन किया था पेप्टाइजेशन पे 2019 पे भी क्वेश्चन आया हुआ देखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करें, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ रिक्वेस्टिंग मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन। देखिए, हम डे टू डे लाइफ में हम जानते हैं कि प्यूरिफिकेशन क्या है। ठीक है, कई बार हम लोगों ने मेटलर्जी में बात करी कि मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है, या मान लीजिए कई बार हम हमारे घरों में भी देखते हैं कि सपोज कोई भी ट्रू सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए लाइम वाटर बनाया। ठीक है, लाइम वाटर हमने क्या हो जाएगा, हमारे नेचुरल वे में बनाया, हमारे घर के जैसे बनाया। तो सम टाइम व्हाट हैपन, जो लेमन के जो भी सीड होते हैं वो क्या हो जाता है, लाइम वाटर के अंदर चले जाते हैं। तो व्हाट वी यूज टू डू, वी कैन फिल्टर, हम उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको हटा देते हैं, क्योंकि जो सीड है, लाइम का जो सीड है जो भी वो जो अंदर जो भी सीड आ जाते हैं, व्हाट इट कैन इट इज द इम्प्योरिटीज फॉर अस। तो हम उसके लिए क्या कर सकते थे, फिल्ट्रेशन कर सकते थे। या मान लीजिए हम जो भी घरों में टी प्रिपेयर करते हैं, टी बनाते हैं, तो जब टी लीफ बनाते हैं तो इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टी, बट जैसे टी बन जाती है तो वो टी लीफ हमारे लिए इम्प्योरिटीज की तरह एक्ट होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, बट सम टाइम व्हाट हैपन, द कोलाइडल कैन हैव इम्प्योरिटीज, दिस इम्प्योरिटीज आर इन डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम बात कर सकते हैं। तो क्या बोले, the process used for reducing the amount of impurity to the requesting, मतलब हो सकता है कि 100% impurity रिमूव नहीं हो, बट कुछ हद तक तो कम हो जाए। क्लियर, कुछ हद तक तो कम हो जाए। कई बार मान लीजिए वाटरमेलन हम खा रहे हैं, ठीक है, कई बार हम कोशिश करते हैं कि जब हम उसको पीसेस में कट कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम से निकाल देते हैं, बट हो सकता है 100% नहीं निकाल पाते, इक्का दुक्का आ जाते हैं, तो वो उतनी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। तो वैसे समझ लीजिए इट इज टू मिनिमम। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहली बात आती है डायलिसिस की बात आती है। ठीक है, ये इस तरह का कुछ सिस्टम किया जाता है। कई बार यदि कहीं बात करें तो इस टाइप के सिस्टम को कई बार सिफोन सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखिए it is the process of removing the dissolving substances from the colloidal solution by the mean of diffusion through the suitable membrane। यानी आपने क्या करा, इसके अंदर एक कोलाइडल सॉल्यूशंस ले लिया। ठीक है, आपने क्या करा, इस साइड से वाटर ट्रांसफर करा। ठीक है, अब उस वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या है, डिसॉल्व हो गई। ठीक है, अब आप देखो जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होगी, डिसॉल्व हो गई। ठीक है, मान लीजिए छोटी छोटी यहाँ पर कोई क्रिस्टलाइट डाल दिया, and this is going to be dissolved in a water, और यहाँ से क्या है, it is just like इस साइड से आपने प्योर वाटर डाला, इनसाइड गया है, मेम्ब्रेन के थ्रू गया है। ठीक है, अब आप देखो मेम्ब्रेन सुटेबल मेम्ब्रेन है। इस तरह से हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ी थी ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस प्रोसेस में, बट वो ट्रू सॉल्यूशन था। वो क्या था, ट्रू सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर भी एक तरह से मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ से आपने वाटर पास कराया, यहाँ पर जो भी इम्प्योरिटीज है वो वाटर में डिसॉल्व होगी, और यहाँ से क्या है, इम्प्योर वाटर यानी वाटर अलोंग विद द क्रिस्टलाइट वो पास हो गया। क्रिस्टलाइट यानी इम्प्योरिटीज को लेके चला गया। नाउ हियर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो भी ये है, ये बैग है, इसके अंदर क्या है, सॉल्ट पार्टिकल रह जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए व्हाट इज द डायलिसिस। डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब मान लीजिए इसी चीज को हम आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन कर लेता हूं। यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, सेकंड जो मेथड आ जाता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, यहाँ पर डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट, मेनली क्या होना चाहिए कि यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व फॉर्म में है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये मेथड सही रहेगा। क्या होगा, वाटर इंट्रोड्यूस हुआ है, डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट है, तो फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए ऐसा कुछ इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये मान लीजिए माइनस लगा दिया, ये प्लस बना दिया, इसे एनोड बना दो और इसको क्या बना दो, कैथोड बना दो। ठीक है, तो व्हाट हैपन, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इट कैरी द चार्ज,
वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो अट्रैक्ट कर देगा। पॉजिटिव होगा तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो वो बाहर आ जाएगा। एंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो द आयंस डिसॉल्व इन ए वाटर। तो वाटर क्या करेगा, आयंस को बाहर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वाटर के साथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आप देखिएगा, मैंने आपको जो चीज समझा रहा हूं कि जब से आपका यदि ये प्रिपरेशंस की बात करें, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर दो, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना। मैं जब ये पूरा खत्म करूंगा तो मैं 2019 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हो सकता है एक दो टॉपिक की बात करूं। तो आप देख लेंगे, डायरेक्ट पढ़ोगे, डायरेक्ट रीडिंग करोगे तो भी हो जाएगा। तो ये बात खत्म होगी। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द बॉल। मैंने ज्यादा डेफिनेशन में चेंज ही नहीं किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिस्टलोलाइट वो जनरल हो सकता है, वो पोलर नॉन पोलर जो भी हो, या कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस इज कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोड लगाया है, फास्ट प्रोसेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आ जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिंपल है फिल्ट्रेशन उसका। देखिए फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फर्क क्या है कि सपोज मान लीजिए आपके पास एक एरिया है, लेट इट बी, मैं इसी एरिया में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर डिवाइड किया है, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ सीड्स, यदि यहां पर नंबर ऑफ सीड्स क्या हो जाएगा, x मान लीजिए, अभी गिनने का टाइम नहीं है, x मान लीजिए, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैंने क्या हो जाएगा, साइज और कम कर दी, सीड्स की जो साइज है वो और कम कर दी। तो अब आप देखिए नंबर ऑफ सीड्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बहुत सारे बढ़ जाएंगे, देख लीजिए। तो नंबर ऑफ सीड्स नाउ ग्रेटर देन x। तो अब आप देखिएगा नंबर ऑफ सीड बहुत ज्यादा हो जाते हैं फॉर ए गिवन एरिया, उसे आप क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, यदि हम कंस्ट्रक्शन साइट जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होता है, आप देखेंगे कि वहां पर कुछ स्टोन है या सैंड है, ठीक है, उनको आपको सेपरेट करना है, आपको फिल्टर करना है, तो आपको देखेंगे वहां पर जाली जाली जैसा चीजें दिखेगा, ठीक है। वहीं हम घर पे आते हैं, मान लीजिए घर पे आपने बेसन लिया है, मम्मा बेसन लिया या आटा लिया है, फूड फ्लोर लिया है, उसको यदि उनको करना है, फिर या टी लीफ को आपको करना है, तो दोनों में नंबर ऑफ सीड्स में फर्क दिख जाएगा। जितनी छोटी साइज जाएगी नंबर ऑफ सीड्स उतने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि देखो फिल्टर पेपर क्या करेगा, अलाउ करेगा, फिल्टर पेपर क्या करेगा, अलाउ करेगा जो इससे छोटी साइज वाला है। मान लीजिए सीड्स की ये सीड्स है, मान लीजिए ये सीड्स है, तो इससे जो छोटी साइज वाले जो पार्टिकल होंगे, इस सीड से जो छोटे वाले पार्टिकल है वो तो पास हो जाएंगे, ठीक है, वो तो क्या जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो अब ढंग से समझना है, मैं आगे बात करने वाला हूं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट। बच्चों मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा इतना दिमाग लगाना नहीं है, इसलिए मैं पहले से ही डेफिनेशन लिख के रख रहा हूं, ठीक है। तो आपका जो दूसरा जो इसका वीडियो में टाइम जो है वो ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस और करने में टाइम लगे। तो कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट present in the colloidal solution by specially prepared filter which are permeable to the all substances except colloidal particle, ठीक है। जैसे याद करिए क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ टी बन जाती है तो अब आप देखो बाकी सब अलाउ कर देता है, टी लीफ को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। एक चीज ढंग से सोचिए, यदि आप कभी भी ऐसी शॉप पे गए हो जहां पर सिर्फ टी बनती रहती है, बहुत सारे होटल्स चले जाते हैं वहां पर टी, या स्पेशल ऐसी शॉप होती है जिसमें सिर्फ टी ही बनती रहती है, तो आप देखना कि वो क्या जाएगा 1 या 2 टाइम रीयूज कर लेता है। हालांकि इसीलिए हम जनरली अवॉइड करते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। वो क्या करता है कि जैसे ये आपने पहली बार टी बनी, ठीक है, वो उसने यहां से जो टी लिक्विड जो था वो पास हो गया, टी लीफ बच गई। अब वो टी लीफ को वापस से क्या है, कंटेनर में डाल के उसका वापस से टी बनाने की कोशिश करता है। हालांकि हम घर में ऐसा नहीं करते हैं, घर में तो उसको फेंक देते हैं, बट जो जनरली ये शॉप वाले वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यदि वो भी फिल्ट चला जाएगा तो वो इस तरह से गड़बड़ी होगी। हमें पियेंगे तो जब हम टी लेंगे तो वो टी लीफ फंसेगी, बार बार आएगी, तो वो हम उतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको
कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो वैसे ही चीजें समझ लीजिए कि यहाँ पर टी लीफ एक तरह से कोलाइडल पार्टिकल है, तो वो क्या करते हैं, हम ऐसा फिल्टर पेपर बनाते हैं कि जो सबको पास कर दे, यानी जो उससे छोटी साइज वाला यानी ट्रू सॉल्यूशन जैसा है वो पास आ जाए और जो कोलाइडल पार्टिकल जैसा है वो नहीं जा पाए। इसका मतलब सपोज ये शीट की साइज है तो कोलाइडल की साइज ऐसी कुछ होगी, यानी कोलाइडल की साइज इस शीट से बड़ी होगी तो कोलाइडल को पास नहीं करेगा, बाकी सबको करेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा जनरली यदि मैं एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लूं तो कोलाइडल क्या करेगा, उस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल फिल्टर पेपर बना किसके है, हम डे टू डे लाइफ के लिए बना है, सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए बात करा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सस्पेंडेड पार्टिकल वो होता है जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एज वेल एज नेकेड आई से दिख जाता है, जबकि कोलाइडल पार्टिकल वो होता है विच इज नॉट सीन बाय द नेकेड आई बट कैन बी सीन बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसीलिए क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल की साइज बड़ी होती है और कोलाइडल की साइज छोटी होती है। यदि यही चीज हम क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल की जगह हम कोलाइडल का करें तो फिल्टर पेपर तो उसको भी जाने देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज्यादा इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। कोलाइड सॉल्यूशन 4% ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर बनाया, उसके अंदर फिल्टर पेपर को डाला, सोक किया, फिल्टर पेपर ने क्या करा है, उस लिक्विड को सॉक कर देगा, सॉफ्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस कोलाइड जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आपने क्या करा, इसके फिल्टर पेपर था, जो भी फिल्टर पेपर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, क्या कर जाएगा, इसके अंदर हमने यह मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया, तो व्हाट हैपन, जो भी ये सॉल्यूशन है सोक बाय द फिल्टर पेपर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिल्टर पेपर इज गोइंग टू बी सॉफ्ट, फिल्टर पेपर इज गोइंग टू बी सॉफ्ट हो गया ना फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर सॉफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, हार्डन करना है, उसको हार्ड करना है, क्योंकि आप सॉफ्ट करोगे तो फिल्टर कैसे करोगे, तो हार्डन बाय फॉर्मल्डिहाइड, हार्डन बाय फॉर्मल्डिहाइड, एंड जब फॉर्मल्डिहाइड करके वो हार्ड बन गया है तो फिर उसको क्या कर दो, ड्राई हीट कर दो। ठीक है, तो अब आप देखिए सोक करेगा तो क्या हो जाएगा, साइज छोटी हो जाएगी, पहले पास बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। तो उस टाइप के जो फिल्टर पेपर को, ये इस टाइप के जो पेपर बनता है उसे बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इस तरह से अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, सिंपल है। सीव यदि बड़ी साइज को अलाउ कर रहा है तो फिल्टर, छोटी साइज को अलाउ नहीं कर, सॉरी बड़ी साइज को अलाउ नहीं कर पा रहा है तो फिल्टर, और छोटी साइज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर। जैसे मान लीजिए स्टोन को अलाउ नहीं करा, स्टोन तो बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए स्टोन है तो नंबर ऑफ सीप ऐसे, साइज ऑफ सीप ऐसे हो सकती है। मान लीजिए टी लीफ के लिए साइज ऐसी होगी तो हो सकता है कोलाइडल के लिए ऐसी हो, तो आप इनको यदि फिल्टर बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आ जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, एक वर्ड और आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड बट क्या हो जाता है, एक और चीज ध्यान रखना है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक मेथड होता है। ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड जनरली इन ए बुक, बट ठीक है मैं बता देता हूं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हमारे को पता है, या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन लिख देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन लिख दीजिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के अंदर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व फॉर्म में है, ठीक है, मान लीजिए सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो हैवी जो होगा वो सेटल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ वी डिसॉल्व द सॉइल इन ए वाटर, आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, सॉइल गेट सेटल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी, बट यानी क्योंकि सॉइल क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल, ये सिचुएशन किसकी आ जाती है, सस्पेंडेड पार्टिकल की। बट मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए आपने लिया है कोलाइडल, यहां पर आपके पास कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल के अंदर मान लीजिए डिस्पर्जन मीडियम है, उसमें क्या हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज होते हैं, बट आपको पता है कि उसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उतना इंपैक्ट नहीं आता है ना, निग्लिजिबल।
ठीक है, बट आप जीरो तो नहीं बोल सकते। तो क्या किया जाता है कि इसके अंदर मान लीजिए किसी तरह से, जैसे अपन लस्सी नहीं बनाते, लस्सी या लस्सी यदि मार्केट में गए हो तो एक नहीं होता, एक लस्सी का कंटेनर होता है, बड़ा वो ऐसा कुछ रोटर टाइप होता है, ब्लोअर जो अपन क्या बोलते हैं, ब्लोअर घूमता ना, तो वैसे समझ लीजिए ब्लोअर आता है। तो क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वैसा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे, अल्ट्रासोनिक ऐसे समझ लो। तो ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लोअर की तरह, बेल्ट की तरह, यहां पर नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बहुत हाई करते हैं। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड क्या है, वेरी हाई लेते हैं। क्या लेते हैं, वेरी हाई। तो अब वेरी हाई होता है तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी पार्टिकल होगा उसका क्या है, स्पाइरल मोशन होता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्पाइरल मोशन के कारण धीरे धीरे क्या होता है, दिस कोलोइडल पार्टिकल गेट सेटल डाउन, है ना, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो जैसे भी अपन ने क्या करा था अभी थोड़ी देर पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी किया था कि मान लीजिए यहां पर आपने अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया, इसमें से पास कराया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी सॉल्यूशन था वो चला गया और यहां पर क्या था, डिस्पर्स फेज यहां पर रह जाता है। ठीक है, अब आप देखो डिस्पर्स फेज के अंदर वापस से डिस्पर्सन मीडियम बना दे तो वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना, तो वैसे यहां पर है, मान लीजिए आपने यहां पर कोई गेटवे बना रखा होगा, इसको यहां से बाहर कर लिया, इसको यहां से बाहर कर लिया है, ये डिस्पर्स फेज जो है नीचे सेटल होके आ गया, इसके अंदर वापस से डिस्पर्सन मीडियम डाल दो तो वापस से क्या है, सॉल्व तैयार हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप बोलोगे क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड नॉर्मल करते हैं उसे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, बट द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बहुत ज्यादा हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज नॉन एज प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहली बात करें तो आप बात करेंगे दिस इज हेट्रोजीनियस। क्या है ये, हेट्रोजीनियस है, यानी क्या हो जाएगा, दिस इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। जबकि ट्रू सॉल्यूशन क्या था, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, यदि मैं विजिबिलिटी की बात करूं, विजिबिलिटी की बात करूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, विजिबिलिटी कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, cannot be seen by naked eyes but can seen by ultra microscope, can be seen by ultra microscope। तो ये क्या हो जाता है, आपकी विजिबिलिटी की बात आती है। तीसरा, यदि मैं फिल्ट्रेशंस की बात करूंगा तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा। डन, बिल्कुल सिंपल है, अभी पढ़ चुके इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चौथा जो चीज आ जाती है, मान लीजिए नॉट ऑस्मोसिस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए नेक्स्ट जो चीज आ जाती है विच इज नॉन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, या आप बोलोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर। ये पढ़ा हुआ है ना हमने। तो क्या होता है कि यहां पर जैसे मान लीजिए एन आर्सेनिक सल्फाइड हुआ, ठीक है, यदि ये आयंस के अंदर टूटा है, ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर कुछ इसका एसोसिएशन हो गया है, ठीक है, मान लीजिए यहां पर क्या होगा कि 1000 यदि छोटे छोटे पार्टिकल है वो एग्रीगेट करके मान लीजिए एक पार्टिकल बना, तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा,
वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा 1/1000। ठीक है, एक जनरल केस दे रहा हूं, तो ऐसा समझ लीजिए कि वांट ऑफ फैक्टर पहले क्या होता था, डाइमराइजेशन होता था तो 1/2, ट्राइमराइजेशन होता था तो 1/3, 1/4 तक चल जाता, बट ये 1/1000 है तो वांट ऑफ फैक्टर कितना क्या हो जाएगा, कम होगा। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, तो जब इलेक्ट्रोलाइट है नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन तो होने से रहा। इसमें क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ही होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था माइक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है इसके अंदर एग्रीगेशन होता है, बट मान लीजिए कोई बोलता है सर डिसोसिएशन भी होगा, तो ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ आयन जो प्रोड्यूस होता है डिसोसिएशन के बाद भी वो कम ही होते हैं। तो जब नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, लेस हुआ, नंबर ऑफ आयन लेस हुआ, वांट ऑफ फैक्टर लेस हुआ, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, वेरी लेस। यानी क्या हो जाएगा कि जो भी आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बात करें, जैसे याद करिए हमने क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर लेस डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो वेरी लेस डिक्रीज। ठीक है, वेरी लेस डिक्रीज। यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वेरी लेस इंक्रीज, वेरी लेस इंक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट, यदि फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो भी वेरी लेस डिक्रीज, और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोसिस तो वेरी वेरी लेस ऑस्मोसिस शो करता है। तो जनरली यदि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशंस आप देखेंगे तो यहां पर ये चीज आ जाती है। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है टिंडल्स इफेक्ट्स आता है। टिंडल्स इफेक्ट है, डायग्राम बनाऊंगा, डेफिनेशंस मैं लिखूंगा, बट मैं इसको अभी समझा देता हूं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा हो, जैसे आप स्टार का ट्विंकलिंग होना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बात करें, ठीक है, या फिर आप देखेंगे मान लीजिए कॉमेट की बात करें, ठीक है, टेल ऑफ कॉमेट की बात करें, कॉमेट जो है टेल ऑफ कॉमेट की बात करें, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बात करें, या स्काई का कलर ब्लू है, या आप वाटर का कलर ब्लू क्यों है। जनरली हम तो बोलते हैं ना वाटर इज द कलरलेस, बट यदि आप देखेंगे सी पे देखेंगे या स्काई पे देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी गी कलर। ठीक है, माने बात समझ में आ गई। तो ये कलर क्यों आ रहा है, ब्लू कलर स्काई क्यों दे रहा है, वाटर ब्लू कलर क्यों दे रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कॉमेट का जो टेल है वो कैसा हो रहा है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए कभी कोई आपने फोटोग्राफ्स देखे हो, या मान लीजिए आपने कभी फॉरेस्ट में कभी गए हैं, फॉरेस्ट में आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो सनलाइट है वो आती है, छन के आती है, उसमें आप देखेंगे छोटे 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 पार्टिकल दिखते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स दिखते हैं कि दिखते हैं, आपको लगता है कि कोई डस्ट पार्टिकल चल रहा है। या मान लीजिए आपके घर में होम थिएटर है, ठीक है, होम थिएटर पे से जो मान लीजिए प्रोजेक्टर से जो लाइट आपकी स्क्रीन पे जो गिर रही है, वो जो लाइट जा रही है, वहां पर कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ स्मोक जैसा दिखता है। या मान लीजिए मूवी थिएटर में जाएंगे तो वहां जहां से प्रोजेक्टर आ रहा है तो हल्का हल्का ऐसा लगता है कि कोई छोटा छोटा पार्टिकल गिर रहा है। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो होता है टिंडल इफेक्ट। वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। तो यानी मैं टिंडल इफेक्ट की बात करूं तो होता क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या हो जाएगा, देयर इज द स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया है, सारा डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि डायग्राम के बना है, तो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर हम टिंडल इफेक्ट चालू करते हैं। फिर भी मैंने आइडिया दे दिया है, आप देखेंगे व्हाट हैपेंस, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई भी लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन से पास हो रही है तो वो लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर होगा, यानी उस आपको लुमिनेंस दिखेगी। आप यदि यू करके देखेंगे तो वहां पर चमक दिखेगी, जैसे कोई लाइट पास हो रही है नीचे देखोगे तो चमक आएगी। आप मान लीजिए आप यू खड़े हैं, मान लीजिए आपके सामने से प्रोजेक्टर लाइट जा रही है और आप उसके 90 डिग्री पे हो, तो आपको क्या देगा, पार्टिकल्स दिखते हैं ना, लाइट दिखती है कि नहीं दिखती है। तो ये सब क्या हो जाता है, टिंडल इफेक्ट होता है। ओके, डायग्राम बना लेते हैं टिंडल इफेक्ट के। देखिए नाउ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या करा, यहां से एक लाइट पास कराई है, मान लीजिए क्या जाएगा, आपने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू
अब कोलाइडल सॉल या कोलाइडल सॉल्यूशन बात करें इन ए डार्क, यानी डार्क रूम में दिखना चाहिए, है ना। द पाथ ऑफ बीम इज illuminated, ठीक है। दिस इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है, टिंडल इफेक्ट आ रहा है। एंड टिंडल इफेक्ट हुआ क्या है, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है यार। आप एक ही चीज देखो, मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, आपके सामने कोई इंसेक्ट आ गया, कुछ नहीं होना। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपके आगे पिलर आ गया या कोई इंसान आ गया, तो क्या होगा, टकराएगा, इधर उधर जाएगा, बस यही तो स्कैटरिंग हुई। सिंपल सा समझ लीजिए। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ ए लाइट, यानी ये किसी सोर्सेस से बीम ऑफ ए लाइट हमने ट्रू सॉल्यूशन से पास करी, कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन की साइज बहुत ही छोटी है, निग्लिजिबल है, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहां से आप देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो, तो कुछ भी दिखना नहीं है, सीधा पे सीधा चल रहा है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हो 90 डिग्री एंगल पे देख रहे हो, तो कुछ नहीं दिखना है, ठीक है। बट जब आप यहां पर आप देख रहोगे तो आपको स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट, यानी यहां पर आपको इमुलेशन मिलेगा, ठीक है। यानी यहां पर किसी तरह की लाइट दिखेगी। क्या दिखेगी, लाइट। यानी ये जो चीजें हैं, ये स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट हुआ है, इसकी वजह से इस एरिया में आपको कुछ लाइट दिखा है। दिस इज नॉन एज टिंडल कॉन। ये क्या हो जाएगा, टिंडल कौन है, इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ ए बीम। इसे दिखे इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ ए बीम, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल कॉन। और ये कौन क्यों बना है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल की साइज छोटी नहीं है, बड़ी है, थोड़ी तो बड़ी है ना, कम से कम इससे तो बड़ी है। तो जब लाइट टकराएगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्कैटर्ड होगा कि नहीं होगा, सिंपल है। तो आप क्या बोलोगे, when a beam of a light passing from the true solution there is a no scattering of a light occur, ठीक है। नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे आ रहा है, किसी भी तरह का इल्यूमिनेशन नहीं दिख रहा है, कोई लाइट नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। बट जहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको ब्राइटनेस दिखेगी, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि यहां पर जो पार्टिकल है इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, it will absorb the energy. So what happen, it will be in excited state, but when jump back to its original position it will release the energy, यानी it is a kind of spectrum। जो इन स्पेक्ट्रम में हमने थ्योरी पढ़ी थी, वही थ्योरी यहाँ लग रही है। Is it clear to all of you? क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ ब्राइटनेस, कुछ लाइट हमें शो हो रही है। Is it clear to all of you? तो यहाँ पर आपके पास ये चीज क्लियर हो गई है। अब आप देखो टिंडल इफेक्ट के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि टिंडल इफेक्ट दिखता कब है। देखिए टिंडल इफेक्ट के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर होती है, ठीक है। देयर इज टू कंडीशन रिक्वायर, यानी टू कंडीशन चाहिए टिंडल इफेक्ट के लिए, रिक्वायर फॉर टिंडल इफेक्ट, है ना। टिंडल इफेक्ट दो ही कंडीशन होगी तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। पहला क्या हो जाएगा कि साइज ऑफ, या साइज बोल दो या डायमीटर बोल दो, साइज बोल दो या डायमीटर बोल दो, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, यानी डिस्पर्स पार्टिकल, ठीक है, कैन नॉट बी वेरी लेस या स्मॉलर, जो भी लिख दो, वेरी स्मॉलर, लेस तो नहीं लिखेंगे, स्मॉलर ही लिखेंगे, वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जो भी लाइट आ रहा है या बीम ऑफ लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ से बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए। अब आप देखो ये कब पॉसिबल है, कोलाइडल में ही पॉसिबल है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में तो जो पार्टिकल की साइज होती है वो तो बहुत छोटी होती है, इसीलिए यहां पर भी दिखता नहीं है। दूसरा चीज आ जाती है जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कि दिस मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ dispersed phase and dispersion medium should be very large, very large difference बोल दो, large difference लिख दो, है ना,
यानी दो भी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आएगा वो वेरी लार्ज होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स एंड शुड बी वेरी लार्ज डिफरेंट, ठीक है। ये दो कंडीशंस होगी तभी आपको क्या है टिंडल इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब आप देखो ये चीजें तो अपन ने यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशंस और कोलाइडल की बात करें, इनफैक्ट सस्पेंडेड पार्टिकल होगा तो हो सकता है सस्पेंडेड पार्टिकल जाने नहीं दे क्योंकि वो रोक देगा, या स्कैटर करेगा तो बहुत ज्यादा स्कैटर कर देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात करें तो हमने क्या पढ़ा है, लायोफोबिक, लायोफोबिक और लायोफिलिक, ठीक है। यहां पर लायोफोबिक में क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है, वेरी लार्ज डिफरेंस होता है, और यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, कभी भी भूल जाओ ना, तो मैंने आपको क्या कहा था, लायोफिलिक इट इज मोर टुवर्ड द ट्रू सॉल्यूशन एंड लायोफोबिक इज मोर टुवर्ड द सस्पेंडेड पार्टिकल। क्लियर? याद आ रहा है हमने जब इसका डिफरेंस पढ़ाया था, तो जब लार्ज तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल में दिखता है ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखता है, कभी भी भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, टिंडल इफेक्ट दिखेगा, इसमें टिंडल इफेक्ट दिखेगा, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो टिंडल इफेक्ट, या तो नो होगा या और वेरी लेस, या तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा या दिखेगा भी तो हल्का फुल्का दिखेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि कहां कहां आपको टिंडल इफेक्ट दिखता है, तो अभी हमने क्या लिखाया था कि लाइट थ्रोन फ्रॉम द प्रोजेक्टर इन ए सिनेमा हॉल, ठीक है, वहां पर आपको दिखेगा। देखिए यहां पर कहां का दिखता है, लाइट थ्रोन बाय प्रोजेक्टर इन सिनेमा हॉल, वहां दिख जाएगा, ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट्स वहां दिखता है। आप बोलोगे ब्लू कलर ऑफ स्काई या वाटर, वहां दिख जाता है। या आप देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़ा हुआ है ना, बचपन से यही सिखाते हैं अपन, उस समय याद नहीं था कि टिंडल इफेक्ट होता है, अब पता चला ना। तो ये क्या जाएगा, कहां पर दिखता है टिंडल इफेक्ट, इज इन, कहां दिखा, यहां पर दिखा है। तो लाइट थ्रोन समझ जाइए ना, जो डस्ट दिखता है वो आ गया है, ये सब में आपको क्या दिखता है, टिंडल इफेक्ट दिखता है। या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा सनसेट, सोचो आप, अभी सनसेट की बात करें तो सनसेट में क्या हो जाएगा, हम दौड़ते हैं, जब भी जहां भी घूमने जाते हैं सनसेट पॉइंट दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं, ठीक है ना, कहीं भी चले जाओ सनसेट पॉइंट, अरे सनसेट पॉइंट दौड़ते दौड़ते तो क्या दिखता है सनसेट पॉइंट पे, सर रेड कलर दिखता है। कहां दिखता है रेड कलर, सर स्काई, ऐसा लगता है कि स्काई में रेड कलर दिखता है, तो मैं बोलूंगा ब्लू कलर कहां चला गया, दूसरे दिन ब्लू कलर रहता है, रेड कलर दिखता है, कि सर दूसरे दिन तो ब्लू कलर दिखता है हमें आपको, आप समझ लीजिए क्यों है, ये भी टिंडल इफेक्ट की है। इज इट क्लियर? तो आप क्या बोलोगे कि जैसे मान लीजिए आप बोलोगे कि ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है, आपको क्या दिखता है, स्काई रेड दिखता है, थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं, ड्यूरिंग द सनसेट आपको स्काई क्या दिखता है, रेड दिखता है। होता क्या है कि धीरे धीरे जब सनसेट डाउन आता है, सन डाउन आता है, तो वो हमारी आइस की रेंज में आ जाता है, यानी जहां से हम देख सकते हैं हमारी आइस की रेंज में आ जाता है। तो नीचे आता है, तो जब जैसे ही वो मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि अर्थ के उसमें आ गया है, अर्थ की पेरिफेरी में आ गया है, या हमारे आइस के हॉरिजन में आ गया है, तो वहां पर उसको क्या मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल क्या दिखने वाले हैं, डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, कोलाइडल। तो अब क्या हो जाएगा, जो सनलाइट की जो लाइट है वो तो वही आनी है, वो सुबह आनी है, शाम को आनी है, दिन में आनी है, रात में तो खैर आती नहीं है क्योंकि दिखती नहीं है, आती तो वहां भी है, ठीक है। तो सनलाइट तो वैसी आने वाली है, सुबह अलग दिखेगा, शाम को अलग दिखेगा। सुबह जब आपका क्या हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा, तो जब सनराइज होता है तो भी रेड होता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वापस से वो स्काई ब्लू कलर हो जाता है। या सनसेट आता है
सोचिएगा, जब सनराइज होता है तो रेड या ऑरेंज जो भी बोलो तब दिखता है, ब्लू कलर नहीं दिखता है। या सनसेट होता है तो क्या हो जाएगा, रेड या ऑरेंज दिखता है बट ब्लू नहीं दिखता है। रीजन क्या होता है कि वहां पर क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, सनलाइट जो है, सनलाइट क्या हो जाएगा, कैन बी स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल, कैन बी स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल। इसकी वजह से ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है हमारी आईज से, हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमारी आईज को तो वही दिखेगा जो एनर्जी एमिटेड होगी। तो उस समय ब्लू की जगह कौन सी एनर्जी एमिटेड हो रही होती है, रेड या ऑरेंज, तो रेड कलर दिखता है। तो ये ब्लू कलर डिसअपियर एंड रेड कलर रहता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल्स इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट होते हैं। तो ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टिंडल इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में, कहीं ना कहीं इसका रोल आता है। आई होप ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया है। तो क्लियर। तो अभी क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। बिल्कुल सिंपल है, यानी ब्राउनियन मूवमेंट में जो कोलाइडल पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो गैस की तरह बिहेवियर करा है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस, देयर इज ए कंटिन्यूअस एंड रैंडम मोशंस ऑफ ए गैसेस मॉलिक्यूल irrespective of force of gravity, बस वैसे ही समझना है। तो आप क्या बोलते हैं कि what happen, there is a dispersed particle in a dispersion medium। ठीक है, हालांकि क्या हो जाएगा, ब्राउनियन इट इज नॉट ए केमिस्ट्री साइंटिस्ट, इट इज द बॉटनी साइंटिस्ट। उसने कुछ पोलन ग्रेन करके कुछ देखा था वाटर के अंदर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो था, इट इज एग्जैक्टली वही ऐसा कुछ वर्ड था कि वो जो ग्रेन है, आप तो ग्रेन समझ लो ना यार, ग्रेन वाटर के अंदर रखते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, वो कंटिन्यूस एंड रेगुलर मोशन होता है इररेस्पेक्टिव सेटल डाउन। क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका किसी भी तरह का मोशन नहीं होगा। कभी भी आप एक चीज ध्यान रखिए कि मान लीजिए आप वाटर लेते हैं, उसमें स्मॉल पीस ऑफ पेपर डाल देते हैं, तो आप देखेंगे हल्का हल्का वो मोशन करता रहता है, बट उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो वैसा ही कुछ इमेजिनेशन करिए। तो आप क्या बोलोगे कि मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल इट इज नॉट ए हैवी, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं लगती है तो वो सेटल डाउन नहीं होगा। बट व्हाट हैपेंड, यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज अ जिगजैग मोशन जस्ट लाइक दिस। क्या होगा कि जिगजैग मूवमेंट या मोशंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल is known as Brownian movement। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इट इज जस्ट लाइक एज ए, इसकी जो थ्योरी है इट इज जस्ट लाइक एज ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस। चलिए अब आप देखिए, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना अच्छा होगा। इज इट क्लियर। अब मान लीजिए छोटा पार्टिकल होगा तो आप देखिए छोटे बच्चे इधर उधर फटाफट घूम जाते हैं, बट वहीं मान लीजिए बड़े बच्चे हैं, उसको घूमने में टाइम लगता है, छोटे बच्चे इधर उधर करके घूम जाते हैं। बट वहां से इंस्पायर होकर देख लीजिए, मोबिलिटी की बात करें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल। यानी यहां पर बात करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ठीक है, और तीसरा जो आएगा मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट क्लियर। मोबिलिटी मतलब यही सारा जो हम पढ़ रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज पार्टिकल कैन शो ब्राउनियन मूवमेंट। पहली बात आ गई। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको दौड़ना है, एक मान लीजिए ड्राई लैंड है, मान लीजिए कोई भी ड्राई है या सैंड पे दौड़ना है,
एक ड्राई सैंड है और एक क्या हो जाएगा कीचड़ वाला सैंड है, कीचड़ है, तो कहाँ दौड़ पाओगे ढंग से? सर ड्राई में दौड़ पाओगे, ठीक है। नॉर्मल पर्सन तो वहीं दौड़ पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यानी क्या हो जाएगा विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडियम यदि हाई हुई, विस्कोसिटी ऑफ ए डिस्पर्स मीडियम हाई हुआ तो क्या हो जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या हो जाएगा? लेस। तो स्मॉल साइज पार्टिकल कैन शो ब्राउनियन मूवमेंट मोर, ऐसा लिख दीजिएगा, मोर ब्राउनियन मूवमेंट। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा, थोड़ा बहुत दिखा सकता है। यदि आप बोलोगे टेम्परेचर हायर होगा तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा? हाई होगा। इज इट क्लियर? यानी सारी की सारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जैसे लग रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यदि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो यही जो मूवमेंट है इसको क्या हो जाएगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आप अटैच करके चलिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ये आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल की। चलिए नेक्स्ट आ जाता है चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन कैन एक्ट एज ए कोलाइडल पार्टिकल, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था पॉलीमर, ठीक है। एंड प्रोटीन इज अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। आप देखेंगे, मान लीजिए CH2 अमोनिया एंड COH एग्जांपल ले लिया। दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड इन विच एन अमाइन एंड COH ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एसिडिक मीडियम है, दिस इज नॉन एज एसिडिक मीडियम। तो व्हाट हैपन? द प्रोटोनेशंस अकर लाइक दिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीडियम क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम हुआ। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? इट बिहेव एज ए पॉजिटिव आयन। यहाँ पर उसका बिहेवियर किस तरह से हो जाएगा? पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव होगा। तो यानी दूसरा चीज क्या हो जाता है? देयर इज ए वन पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए CH2 NH2 और यहां पर COH है और मान लीजिए OH माइनस है, तो इट इज गोइंग टू बी NH2 एंड CO माइनस एंड दिस इज इन बेसिक मीडियम। क्या हो जाएगा? बेसिक मीडियम हुआ। तो बेसिक मीडियम के अंदर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट बिहेव एज ए नेगेटिव आयन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बेस ऑन एसिडिक या बेसिक मीडियम, यहाँ पर जो भी कोलाइडल है, यानी इसमें कोलाइडल में प्रोटीन्स वाला कोई एग्जांपल लिया है, वो एक आयन जनरेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा चीज आ जाती है, ढंग से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरी चीज आ जाती है विच इज नॉन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? देखिए यहां पर आपके पास एक वर्ड आएगा, ये दिमाग में रखना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक का नाम से ही समझ में आ रहा है सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। सेकंड मतलब इसी में एक वर्ड आ जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यही केस मैं लेके चलूं, ठीक है, मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आ जाता है? एंड द पॉइंट at which neither positive nor या the point at which neither positive पे अट्रैक्ट करेगा nor नेगेटिव पे, neither the point at which neither attract toward positive electrode nor toward नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि देखिए अभी ध्यान से समझ लीजिए, अभी वो पॉजिटिव आयन था तो किसकी तरफ अट्रैक्ट कर देगा? नेगेटिव की तरफ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये था CH2NH3+ और ये COH है और आपने लगाया ये CH2NH3CO-, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया, दोनों केस में आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया। लेटेड भी यहाँ आपने प्लस लिख दिया, लेटेड भी यहाँ आपने माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, सिमिलरली यहाँ पर आपने प्लस कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यदि आप यहाँ देखोगे तो दिस इज अट्रैक्ट टुवर्ड हियर,
यदि ये चीज बात करें तो दिस इज अट्रैक्ट टुवर्ड हियर होगा कि नहीं होगा। बट यदि यहाँ पर यदि आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होगा तो नाइदर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, तो वो एक पीएच की रेंज होती है। देयर इज ए, इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, अभी मैं रेंज ऑफ मैं लिख देता हूं। ठीक है, वैसे तो पूछते नहीं है बट ध्यान रखना। अब उस पीएच की रेंज से ऊपर चले गए, मान लीजिए वो रेंज ऐसी है, मान लीजिए 4.3 से मान लीजिए 5.3 है, अज्यूम कर लेते हैं किसी की रेंज है। तो अब आप देखेंगे इसके नीचे होगा, तो इसके नीचे होगा तो वो एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, इसके ऊपर होगा तो वो बेसिक की तरह बिहेव करेगा, मीडियम बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम के अंदर क्या था, वो नेगेटिव आयन था। तो यानी क्या हो जाएगा, यहां पर इस रेंज से ऊपर, मैं एक बार रेंज लिख देता हूं। देखिए ये कोलोइडल के लिए एक रेंज है। ठीक है, तो ये आपको सीट एग्जामिनेशन जीडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ध्यान रखना है। अब आप देखो इस पीएच से ऊपर हुआ तो इस रेंज में मान लीजिए सबकी ये रेंज है, यानी इससे 5.3 से अबव आ जाए तो वो नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, इससे कम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। इससे नीचे वो मीडियम हो जाएगा एसिडिक, उससे ऊपर हो जाएगा तो मीडियम क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, कई बार क्या हो जाएगा कि ये लिख सकते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, दूसरा आ सकता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर, हो सकता है कोलोइडल पार्टिकल में कहीं से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिया, तो आप बोलोगे नेक्स्ट जो सेकंड आ सकता है ड्यू टू कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोलोइडल पार्टिकल, यानी कहीं से वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर देता है तो इट बिहेव एज ए नेगेटिव आयन। बिल्कुल सिंपल है, वो ध्यान देने वाली बात थी। अब जो चीज समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर पेप्टाइजेशन, बस वो पेप्टाइजेशन को ही ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या जाएगा, थर्ड केस आ जाएगा ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं, डिफरेंट एग्जांपल लिए। मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था, AgNO3 plus Ki, it is going to be formed AgI plus KNO3। ठीक है, AgI क्या हो जाएगा, फ्रेशली प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास AgI है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर दो केस कर सकता हूं, या तो मैं क्या करूंगा KI को एक्सेस कर दूं। ठीक है, मेरे पास AgI बन गया, तो मान लीजिए मेरे पास दो चीज आ गई कि मेरे पास यहाँ AgI आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर KI एक्सेस कर दिया। क्या कर दिया मैंने, KI एक्सेस कर लिया। बहुत सिंपल है, वो जो अपन ने पेप्टाइडेशन पढ़ा था बस वही दिमाग में लाइए। मेरे पास AgI बनने के बाद ये कंडीशन कब थी, जब मेरी KI एक्सेस था। अब ये कंडीशन कब है, जब AgNO3 एक्सेस था। अब एक चीज सोचिए, जो लिमिटेड था ये तो उसने बना दिया। ठीक है, AgI आपके पास बन गया है तो आपने बोलोगे कि सर यहाँ पर हमारा AgI बन गया है, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, AgI बन गया है। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है I माइनस, यानी यहाँ पर आपके पास AgI पे I माइनस आ जाएगा। जबकि यहाँ पर कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, Ag प्लस। याद करिए कॉमन आयन पढ़ा था ना हमने पेप्टाइजेशन में, तो यहाँ पर ये आपके पास है, ये इन दोनों में कॉमन क्या है, I माइनस ही तो है, इन दोनों में कॉमन क्या है, Ag तो है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर क्या होगा कि इधर I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस पूरा एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस बन जाएगा। ठीक है, यही था ना पेप्टाइजेशन में, ऐसे ही बना था। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, सारे AgI के आसपास पॉजिटिव या AgI के आसपास पूरे नेगेटिव बन जाएगा। लाइक चार्ज की वजह से रिपल्शन हुआ था, उसे तो हमने पेप्टाइजेशन बोला था।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर। इसे क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर। तो अब आप देखो, नाउ AgI के ऊपर I माइनस है, तो इट बिहेव एज ए नेगेटिव चार्ज, इट बिहेव एज ए नेगेटिव चार्ज एंड इट बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले क्या था, AgI यानी न्यूट्रल, बट जैसे ही आपने Ki एक्सेस कर दिया वो नेगेटिव आयन बन गया, Ag प्लस एक्सेस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड आएगा, इसके बाद फटाफट से बता दूंगा, उससे ये फाइनली प्रूव होता है। बट हुआ कैसे है वो तो मैं बताऊंगा आपको, बिना हुए कैसे मैं चार्ज बोल दूं कि ये होगा, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये चीज आ गई, बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि यहां पर दो कंपोनेंट है, पॉजिटिव आयन यहां से आया, नेगेटिव आयन यहां से आया। सिमिलरली कोई दूसरा कंपाउंड होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन आएगा, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए पॉजिटिव आयन वाला एक्सेस है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और नेगेटिव वाला एक्सेस है तो नेगेटिव आयन बनेगा। आई होप ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो चीजों को समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अभी आपके सामने हुआ क्या था, AgCl था, AgCl के आगे माइनस 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 बना था या प्लस प्लस बना था, ठीक है। अब K प्लस कहां गया, K प्लस कहां गया, अब K प्लस क्या होगा, वो यहीं कहीं होगा, K प्लस कहां होगा, यहीं होगा, K प्लस कुछ K प्लस यहीं कहीं होगा ना, ऐसा ही होगा ना K प्लस। सिमिलरली उसके लिए भी हो जाएगा ना, मैं जैसे आपके पास Ag प्लस का आया तो नाइट्रेट का होगा, तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, AgCl तो सॉलिड है, उसके आसपास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, उसके पास माइनस 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 आ गया लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फिक्स लेयर हो गया, जो अभी अपन ने पढ़ा था। अब आप देखो इसके पास सराउंडिंग क्या है, K प्लस भी तो बाकी है, आपने I माइनस तो एडजॉर्ब हो गया, बट व्हाट अबाउट द K प्लस, K प्लस एडजॉर्ब नहीं हुआ है बट है तो सॉल्यूशन में ही, K प्लस एडजॉर्ब नहीं हुआ है तो है तो सॉल्यूशन में ही, ये ट्रैप हो गया है, ये थ्रू द एडजॉर्प्शन ट्रैप हो गया है। आप बोलोगे I माइनस थ्रू द एडजॉर्प्शन ट्रैप हो गया है, तो जैसे मान लीजिए AgCl था, नॉट सॉरी आई एम सॉरी, AgCl था, AgI था, AgI था, उसमें I माइनस ट्रैप हो गया, यहां तक हो गया, बट अब आप देखो यहां पर एक और लेयर बनेगी K प्लस की, क्योंकि K प्लस जाएगा कहां, तो वो K प्लस की जो लेयर है वो ऐसी बनती है बच्चों, K प्लस की जो लेयर है वो ऐसी बनती है, बट ध्यान दीजिएगा बच्चों, उसका कोई सहारा नहीं होता, इसका सहारा तो ये है, इसका सहारा तो ये है, बट ये तो बेसहारा है, बट वो क्या करेगा भाई, मुझे भी ले ले मुझे भी ले ले, तो वो क्या करेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज लेयर बोली जाती है, क्या बोली थी है, डिफ्यूज लेयर। इसका सहारा ये है, इसलिए सॉलिड फिक्स लेयर बोले, ये बेसहारा है, वो इधर उधर घूम रहा है, बट वो क्या है कि भाई तूने मेरा माइनस ले लिया है तो मुझे भी तू कहीं सेट कर, बट वो सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो बेसहारा लेयर है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर। बट आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि यदि आपके पास यदि ये कहीं डिफरेंस क्रिएट हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो यहां पर हम क्या बात कर सकते हैं कि ये दो लेयर, यानी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड which is known as बच्चों थोड़ा सा हैंड राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज करना, which is known as this। आप देख लीजिए ना, नेगेटिव लेयर और पॉजिटिव, बच्चों ये फिक्स क्यों नहीं है,
क्योंकि ये तो बेसहारा है, क्योंकि इसको सहारा किसने दिया है, AGI को। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके पास दूसरा केस होता, देखिए दूसरा केस क्या था, AgI उसके ऊपर Ag प्लस, तो उसका कौन था, नाइट्रेट, ये सारा था, इसलिए मान लीजिए ये सॉलिड है। ठीक है, तो यहां पर सॉलिड है, यानी ये वाला केस का एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें क्या हो जाएगा, इसका सारा एडजॉर्प्शन से कौन बना, प्लस, क्योंकि ये तो फिक्स, ये होगी फिक्स लेयर, दिस इज फिक्स लेयर, ये तो बेसहारा है, इसको तो किसी एडजॉर्प्शन ने नहीं दिया है, तो माइनस कहां आएगा, ऐसा माइनस आएगा, उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूज लेयर। क्या बोलोगे, डिफ्यूज लेयर। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर होता है, उसे क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला लिखना है, लिख दो। ठीक है, मैं फटाफट से फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए दिस इज द फॉर्मूला, जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दिया है। ठीक है, कभी देखा नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, बट ठीक है, इंफॉर्मेशन पे लिख दीजिए। दिस इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, दिस इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ये लिस्ट फटाफट से आपने लिख चुके हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका था। मेटल जो भी है, मेटल के हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव, मेटल इज पॉजिटिव इन नेचर, मेटल के हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव आ गया है, ऑक्साइड ये आ गया है। बेसिक डाई, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर, तो बेसिक डाई याद रहेगा, एसिडिक डाई रहेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये सब क्या है, सल्फाइड जो है ये क्या होते हैं, सब नेगेटिव सॉल्ट होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब मैंने स्टार्ट में लेक्चर लिया था तब मैंने आपको ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज है, इसको दिमाग में रखना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर कोगुलेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इन चीज का यूज करूंगा, खासकर जैसे अभी आप देखेंगे ये सब क्या है, आप खुद सोच लो, ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं ना, ये सबको नॉन मेटल की कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि ये पी ब्लॉक साइड है, डी ब्लॉक साइड है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल है उसको नेगेटिव में डाल दो, ये क्या हो जाएगा, कॉमन सी प्लेग हो, हाइड्रोजन से नीचे मेटल होके भी मेटल नहीं है, तो इसको नेगेटिव सॉल्ट में डाल दो। ये क्या है, ये सब क्या है, पॉलीमर्स है, ये सब क्या है, पॉलीमर्स है, उसको नेगेटिव सॉल्ट में डालो। ठीक है, ये मेटल के ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, वो पॉजिटिव में आ जाएगा। प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, अभी पढ़ा था, एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव आयन था, अभी अपन यहाँ पर लिख देंगे बेसिक मीडियम होता, प्रोटीन बेसिक मीडियम होता, तो वो क्या हो जाता, बेसिक मीडियम के अंदर प्रोटीन क्या था, नेगेटिव आयन था ना बच्चों, तो ये फिर तो वो लिख सकते हो। तो ये लिस्ट आपके लिए ध्यान रखना है, आगे हार्ड डिस्क यूज रूल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में लूंगा, तो ये चीज आपके पास क्लियर हो गई है। देखिए इस सारी चीजों को यदि मैं बात करूं कि ये प्रॉपर्टीज मेरी खत्म हो गई है, लास्ट जो प्रॉपर्टीज आ जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों है क्या, कि कुछ नहीं है, जो अभी हमने 4 डिस्कस किए हैं उसको प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई किया है और कुछ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के अंदर क्या हुआ है कि इस तरह का कोई यूट्यूब टाइप लिया है, वो यूट्यूब नहीं, ये यूट्यूब, ठीक है, ये यूट्यूब लिया है। अब मान लीजिए जितने भी हमने अभी सारी बातें करी है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, या मान लीजिए प्रेफरेंशियल थ्योरी पढ़ी, एजीआई के ऊपर कीआई एक्सेस डाल दिया, ये एजीआई के ऊपर क्या है, एजीएनओ3 एक्सेस डाल दिया, तो ये बना है कि नहीं बना है वो प्रूफ भी तो हमें चाहिए। तो वैसे ही हमने क्या करा है, एक यूट्यूब ले लिया है, एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है कि यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस ले लिया है। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए ये सिंपल डायग्राम है, यहाँ पर हमने क्या करा है, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया है। क्या ले लिया है, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशंस आपने ले लिया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस कोलाइडल सॉल्यूशन जो अभी मैंने लिस्ट बनाई है, इसको चार्ज को प्रैक्टिकली आपको कहीं प्रूव तो करना पड़ेगा। आप कैसे बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है, तो आप बोलोगे सर बिकॉज इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूंगा व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, बट उसको कहीं प्रैक्टिकली तो प्रूव करना पड़ेगा ना।
तो वो प्रैक्टिकली प्रूव जो मेथड होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इज इट क्लियर? तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर क्या है, इफ कोलाइडल पार्टिकल, यदि इफ कोलाइडल पार्टिकल अट्रैक्ट्स टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यदि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया, नेगेटिव की तरफ चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, यानी सारे FeOH थ्राइड, CrOH थ्राइड, AlOH थ्राइड, बेसिक डाई, ठीक है, हमने मान लीजिए TiO2 पढ़ा है, या मेटल का कोई भी ऑक्साइड पढ़ा है, या मान लीजिए एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटीन है, वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यानी इफ इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो वो सब क्या बन जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। हीमोग्लोबिन हो गया, या चारकोल हो गया, क्ले हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, एसिडिक डाई हो गया, या प्रोटीन इन बेसिक मीडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब सॉल्ट बनाए हुए हैं, ये अपन ने प्रिपरेशन किए हुए हैं। दिस विल अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज। तो ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन चार्ज, वहां पर हमने चार्ज कैसे कैसे बन सकते हैं वो निकाला है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज को प्रूव करता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। यानी वो चीज मैंने थोड़ा अलग अलग करके समझा दिया कि क्या है, आपको आसान हो चीजों को। इज इट क्लियर टू ऑफ यू? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास चीजें हमने खत्म कर ली है, ठीक है। इस पे आज का लेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इस पे बेस, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, इस पे बेस जो भी जेडबी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे पहले या एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने लिया है, ये लास्ट लेक्चर पे था, शायद मैं भूल गया होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। हालांकि आज के लेक्चर के एक दो तीन क्वेश्चंस और है, वो मैं नेक्स्ट में लूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट, कोई बात नहीं, आप पूरा रीडिंग कर लोगे तो वो खुद सॉल्व करोगे तो आपको खुद को मजा आएगा ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत में वही लूंगा। देखिए, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट कोलाइड्स, ठीक है, तो दे कैन स्कैटर लाइट, यस दे कैन स्कैटर लाइट, ये राइट ऑप्शन है, बट अपन को इनकरेक्ट पूछा है। तो साइज इज देयर कोलाइडल पार्टिकल, ये पूरा लैंग्वेज लिख देना, द कोलाइडल साइज पार्टिकल साइज इज 1 to 1000 nm, यस दिस इज द राइट, ये रॉन्ग है। अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोलाइडल प्रॉपर्टीज, वांट ऑफ फैक्टर लेस था, पढ़ा था ना, 1/1000 वाला बताया था। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन, बोली थी कि नहीं बोली थी। तो इसने क्या लिखा है, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। They are large that small molecules can have a high molar mass. This is the definitions of macromolecules collide. Macromolecules collide. मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू. Is it clear? This is the definitions of macromolecules collide. तो ये भी statement right है. Is it clear? आपको देखते ही समझ में आ गया है. तो which is incorrect about this? तो incorrect क्या है? आपका right options क्या है? दिस इज, देख लीजिए, सीधा मैं पढ़ा रहा हूं, वो एनसीईआरटी से रीड करना है, सॉल्व करना है, इतना हेडेक नहीं है, ठीक है। पेप्टाइजेशन पढ़ा था, पेप्टाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, सस्पेंडेड, फ्रेशली प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड पार्टिकल के ऊपर आयंस एड्सॉर्ब हुए थे, और अभी थोड़ी देर पहले भी उसकी तरह ही बताया था। एंड दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। डेफिनेशन ही है ना कि पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां पर आपने लिखा था ना, फ्रेशली प्रेसिपिटेट बना था, FeOH थ्राइस को फ्रेशली प्रेसिपिटेट किया था। हमने एग्जांपल अभी पढ़ा था, FeOH थ्राइस को प्रेसिपिटेट Fe3+, यानी ये पॉजिटिव 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 बनके फिर क्या हुआ, रिपल्शन की वजह से टूटा था कि नहीं टूटा था। आप खुद देखो बच्चों, ये दो एग्जांपल है, उसके लास्ट में भी हो सकता है लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन लिया है या नहीं लिया है, मुझे ये पता नहीं है, बट कोई बात नहीं, ले भी लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के।
ये ध्यान रखना, सरफेस केमिस्ट्री को एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, 1 या 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है वो मैंने करा दिए हैं और मैं करा दूंगा अभी और, ठीक है। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आज के लेक्चर पे बेसिस पे 2019 एडवांस या 20 में कुछ आए होंगे, पहले वो स्टार्ट करूंगा, फिर मैं नया टॉपिक होगा। टिल देन एंजॉय।